बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, अगर आज सुपर 12 मरहले की बात करें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मैच जो इंग्लैंड ने तेज़ी के साथ और जारहाना इनिंग्स खेलते हुए अपने नाम किया, तो अब पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड ने भी अपनी जीत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। पॉइंट्स टेबल पर देखें तो अब पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हैं और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड के भी 6 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 4-4 पॉइंट्स पर बराजमान हैं। तो आज के इस पूरे मैच, आज का पहला मैच और दूसरा मैच, इस पर बात करेंगे और कल के मैचेस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लंदन से, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपको भी सलाम और आमिर साहब को भी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, क्या जारहाना इनिंग्स थी। 32 गेंदों के अंदर 71 रन बनाना और टीम को एंड तक ना लेके जाना और पहले ही 12वें ओवर में गेम को ख़त्म कर देना, तो ये क्या शानदार महारत थी। या इसमें आज कोई तब्दीली देखने में आई? आमिर भाई की जानिब बढ़ेंगे। आमिर भाई, अगर हम अब तक के सारे मैचेस देखें तो जो चेजिंग है वो आखिरी ओवर या आखिरी गेंदों तक गई। पाकिस्तान के अगर मैच देखें वो भी 18वें ओवर तक। लेकिन आज अगर हम पहली इनिंग्स देखें तो उस तरह गेंद जिस तरह उठ रहा था, और दूसरी इनिंग्स देखें 12वें ओवर में गेम खत्म हो गया। पिच में क्या तब्दीली देखी आप? देखिए, आज सरप्राइजिंगली एक घास वाली विकेट प्रोड्यूस हुई जो कि अभी तक हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी। हल्का सा घास अबू धाबी में रखा गया था ताकि गेंद बल्ले के ऊपर आए, लेकिन यहाँ पे ग्रास का जो वो काफ़ी ज़्यादा थी ग्रास, और काफ़ी ज़्यादा लाइव ग्रास थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि शुरू में गेंद जो है वो ठीक ठाक, बॉलर्स का ना सिर्फ सीम एंड स्विंग हुआ, उसके साथ बाउंस भी मिल रहा था। और आई थिंक जो इंग्लैंड की टीम है टोटली ये कंडीशंस जो है मिसरीड कर गए। अगर आप उनकी टीम देखें, वो एक स्पिनर लेके आ रहे थे इस मैच में, होपिंग कि ये घास जो है ये सिर्फ मेरे कैमोफ्लॉज है, लेकिन उसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन इस पिच में थोड़ी सी जान नज़र आई। शुरू में गेंद निकला, आप देखें कि 12वें या 13वें ओवर के बाद जब इंग्लैंड के भी बॉलर्स बॉल कर रहे थे तो बल्ले के ऊपर बड़ा अच्छा गेंद आना शुरू हो गया। और दूसरी जो चीज़ देखने में मिली है वो ये कि इतनी ज़्यादा ऑस नहीं अब पड़ रही। पहले काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी ऑस, अब वो वाली अमाउंट ऑफ ड्यू नहीं है कि जो बॉलर्स को इतना ज़्यादा परेशान करे या उनके जो प्लान्स हैं उनको डिस्टर्ब करे। सो पिच टोटली जो फेवर कर रही थी वो इंग्लैंड की टीम को कर रही थी। हम यही सोच रहे थे कि पिच जो है वो उसी तरह का बिहेव करेगी जिस तरह का करती आ रही है। आप ये देखें कि कल प्लेयर्स जो अफ़गानिस्तान के थे वो भी शुरू में आके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया। पाकिस्तान के बैट्समैनों को बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा अपने रन्स करने के लिए इसी पिच के ऊपर। और भी मैचेस आप देखें, लेकिन आज पिच जो है टोटली डिफरेंट हुई और बिल्कुल उसने 100% फेवर किया। और टॉस जीतने के बाद उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी इंग्लिश कैप्टन को कि वो बॉलिंग करते। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंग्लिश कैप्टन थोड़े से नर्वस नज़र आ रहे थे एट टॉस, काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे थे। और मैच जब शुरू हुआ, जब उनको विकेटें मिलना शुरू हुई, तब आके वो उनकी ईज़ जो है वो नज़र आनी शुरू हुई। लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि सरप्राइज़ एलिमेंट, मोइन अली ने इनके लिए कंसिस्टेंटली विकेटें हासिल की। आज आप देखें कि उन्होंने सरप्राइज़ किया। पहले उन्होंने आदिल रशीद से बॉल करवाए और आज मोइन अली को टोटल बॉल नहीं करवाए। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टारगेट किया होगा मोइन अली को। और जो फिंच जैसे प्लेयर जो हैं वो बहुत तगड़े हैं, डाउन द ग्राउंड सीधे छक्के बड़े ज़बरदस्त मारते हैं। वो उन्होंने तैयारी की होगी मोइन अली की कि हम शुरू में जाएंगे और मोइन को टारगेट करेंगे, अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो हम लोग अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। आदिल रशीद आए, उनको थोड़ा सा संभलना पड़ा। उसके बाद जब वोक्स आए, आपने देखा होगा कि पहले गेंद के ऊपर ही, अभी आपको पता है कि विकेट जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, पहले गेंद के ऊपर ही वार्नर जो है आगे निकल के खेल रहे हैं, पहला बॉल खेल रहे हैं वो फास्ट बॉलर का। उनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये पिच किस तरह बिहेव करेंगे। अगर घास है तो इंग्लिश बॉलर उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। सो आई थिंक आज आप इजीली कह सकते हैं लिटनी ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय द ऑस्ट्रेलियंस। सही। सरफराज भाई, आप क्या राय रखते हैं कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बैटिंग देखें तो इब्तदाई तौर पे इतनी जल्दी विकेटें गिरना, उसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं? देखें, एक तो अगर आप डीपली देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बिखरी हुई टीम है। ये पहले तो वेस्ट इंडीज़ में 4-1 से हार के आई,
T20 में भी, और उसके बाद फिर रिसेंटली बांग्लादेश से 4-1 से आ रही है। तो अब इसका आप स्टैंडर्ड देख लें कि बैटिंग का क्या होगा। वहाँ भी 120, 30, 40 इससे ज़्यादा स्कोर ही नहीं हुआ। और इस टूर्नामेंट में भी आप देखें कि अब तक 140-50 से ज़्यादा नहीं बढ़े, वरना किसी मैच में भी 12-13 मैच हो चुके हैं, 200 के करीब कोई टीम नहीं पहुंची। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बैटिंग स्टैंडर्ड जो है प्लेयरों का, टीमों का बड़ा लो चला गया है। पहले आप देखें बैटिंग स्टैंडर्ड वाव ब्रदर होते थे, फिर मार्श ब्रदर आ गए, ओपनर ज़बरदस्त होते थे। तो अब तो देखें मैक्सवेल जो नंबर 6-7 बैटिंग करता था वो नंबर 4 पे आ रहा है। उसके बाद फिर आपका स्टोइनिस साहब देख लें, वो नंबर 8 का ऑलराउंडर है, वो नंबर 5 पे आ रहा है। इस यहाँ से आप देख लें कि क्या स्टैंडर्ड है। बैटिंग स्टैंडर्ड इतना पुअर चला गया है जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि जो रन हैं वो कम होते हैं और बॉलर्स आर ऑन टॉप। तो इसी तरह बाकी टीमों का भी देख लें, पाकिस्तान की टीम का देख लें, अपना सईद अनवर और अमर सुहेल इंजमाम, उसके साथ क्या क्या बैट्समैन होते थे। अब आप स्टैंडर्ड देख लें कि 4 बैट्समैनों के मुझे नाम नहीं आते जी। सरफराज भाई को तहफ़्फ़ुज़ तो है, आप क्या समझते हैं? हमने ये सोचा था कि आज बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट किया है। देखिए स्टोइनिस इस पिच का नंबर 5 का प्लेयर नहीं है। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि टोटल मिसरीड करके कंडीशंस को, इस पिच के ऊपर आपको उसी टीम के साथ जाना था। आपके फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर पिछली दफ़ा जो है टीम को जो है वो साउथ अफ्रीका को मुश्किल टाइम दिया। सो आपने गलत चेंजेस की। अब वो चेंज करने की वजह से आपको मैक्सवेल को चौथे पे करना पड़ा, आपको स्मिथ को तीसरे पे करना पड़ा, स्टोइनिस नंबर 5 पे आ गए। हालांकि इनको अपने विकेट कीपर बैट्समैन को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो था उसको ऊपर रखना चाहिए था। और ये जो छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, आप उनसे वंस इन अ ब्लू मून एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इनिंग्स बिल्ड करके एंड तक लेके आए और फिर छक्के मार के आपको फिनिश करके दें। ये बहुत कम होता है। सो आई थिंक जो सरफराज भाई ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब देखिए बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने भी अपने पहले मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। बवुमा ओपन गए, उसके बाद सारा जो बैटिंग ऑर्डर था अपसाइड डाउन हुआ। अब दोबारा से चेंज किया, माकरम नीचे आ गए, प्रॉब्लम आ रही है। अब बातें हो रही है पाकिस्तान के भी, आपने भी बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। हफीज को मैं एक छोटा सा पॉइंट, आपने सोच समझ के करना है सही। कि अगर आप किसी को चेंज कर रहे हो, रीज़न बहुत बड़ी होनी चाहिए। और अब मुझे पता है आपने कोई क्वेश्चन तैयार किए हुए, कर लेंगे, चले वेट कर लेते हैं। आमिर भाई, आप क्या समझते हैं कि आज के दिन उसी विकेट पे जहाँ पे बॉलर्स को भी एज मिल रहा है और बल्लेबाज को भी एज था कि गेंद जो है बल्ले पे आ रहा है, उसी पिच के ऊपर आप एक तरफ देखें जोस बटलर को 32 गेंदों पे 71 स्कोर्स है और बवुमा के 46 बॉल्स के ऊपर 46 हैं। दोनों की कंडीशंस में फ़र्क क्या समझते हैं? देखिए बवुमा वाली जो पिच थी जहाँ पे कप्तान ने कैप्टन इनिंग खेली, जिस तरह बाबर आजम भी खेले आराम से। देखें शारजा की जो पिच थी सेकंड इनिंग्स में आप देखें कि गेंद काफ़ी नीचे रह रहा था, स्पिन भी होना शुरू हो गया। फास्ट बॉलर तो कई गेंद जो हम पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो किसी हो गया, बिल्कुल ही नीचे रह गया। सो वो उसमें फिर आपको इनिंग्स को डीप लेके जाना था, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और जो उन्होंने छक्का मारा जब आउट होने से पहले, बड़ा ठीक ठाक उन्होंने स्ट्रोक खेला। स्ट्रोक्स उनको मारने आते हैं, लेकिन आपको मैच जो है जो चेज़ में आपने जब चेज़ करना है तो आपने गेम को लेट लेके जाना। जहाँ तक जॉस बटलर की बात है, देखिए ये वाली पिच थी गेंद को आगे फेंकने वाली, ऑस्ट्रेलियंस को मार पड़ी है बैक ऑफ द लेंथ बॉल करके। सही। अभी तक मैं ये सुन रहा हूँ कि काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि इन पिचेस के ऊपर बैक ऑफ द लेंथ जो है वो गेंद करेंगे तो आपकी बचत होगी, वो गेंद थोड़ा सा फंस रहा है। आप देखें जिसने भी बैक ऑफ लेंथ गेंद किया उसको आखिर में छक्का ही गया है। अगर आप आसिफ अली की हिटें चेक करें, मेरा ख्याल है उनको एक आधे गेंद के ऊपर उन्हें अगले गेंद के ऊपर छक्का मारा, वरना बैक ऑफ द लेंथ है, पीछे गए। बैक ऑफ द लेंथ आखिर में आप बॉल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। सो ऑस्ट्रेलियंस ने वही ऑस्ट्रेलिया वाली बॉलिंग की, बैक ऑफ द लेंथ से गेंद को सीम एंड स्विंग करने की कोशिश की। उसमें बैट्समैनों को टाइम मिल रहा था, उन्होंने फ्लैट बैट भी मारे,
सीधे भी छक्के मारे। सो ऑस्ट्रेलियंस टोटली आज जो है ऑफ कलर नज़र आए। टोटल 125 स्कोर भी इस पिच के ऊपर ठीक ठाक स्कोर था, लेकिन चूंकि उनकी बॉलिंग उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर डाला हुआ था, उसको भी बॉल करवाने पड़े। चूँकि नए गेंद के ऊपर फास्ट बॉलर ने गेंद आगे नहीं फेंका और बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे थे, चौके लगने शुरू हुए, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस जो है वो गेंद को चेज़ ही करते रहे। कोई उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया इस मैच में, नॉट एट ऑल। सही। सरफराज साहब क्या समझते हैं? हम ये समझते थे कि आज का जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें ये वाज़े हो जाएगा कि पाकिस्तान का मुकाबला अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो किसके साथ होगा, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें, स्कोर बोर्ड देखें तो अब दूसरे नंबर पर तो उधर साउथ अफ्रीका मौजूद है, 4 पॉइंट्स उसके भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी 4 हैं, लेकिन रन रेट बहुत नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के तो अभी मैचेस हैं ना की टीमों के साथ, तो अभी तो 2 मैचेस ही साउथ अफ्रीका के हैं, 2 मैचेस ही है ऑस्ट्रेलिया के बाकी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को भी तो हराया हुआ है ना। जो टीम किसी को हराए वो ऊपर चली जाती है, इस तरह का भी इनका रूल था लास्ट टाइम। अब पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका ने भी अभी इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलना है, तो वो भी मैं कहूँगा कि बड़ा टफ मैच होगा। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा चांस है कि ये पाकिस्तान के मुकाबले में आए। और दूसरा आप देख लें कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर की, हम हमेशा बात कर रहे हैं कि इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन अब ये मुझे समझ नहीं आई कि पिछले मैच में यू हैड 7 विकेट्स इन हैंड, 3 आउट हुए हैं, तो आपने हिट आउट ही नहीं किया और आखिरी 2 ओवरों में 25 स्कोर लेके बैठ गया। इससे पहले नहीं चाहिए था कि शुरू में थोड़ा हिट आउट करते और आप 5-7-8 की जो एवरेज आ रही थी उसी को रखते। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई कंसंट्रेट करना पड़ेगा अब कोचिज को और सबको मिलके कि विकेट्स इन हैंड का फायदा क्या है जब एट द एंड यू वन बाय 5 विकेट, तो ये थोड़ा पहले स्लॉट करना चाहिए था जी। यानी हिटिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस पर आमिर भाई क्या राय रखते हैं, उस पर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर भाई की राय भी जानेंगे कि हम इस राय से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं और किस तरीके से करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन जिस तरह हम बात कर रहे थे, सरफराज साहब की भी यही राय थी कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी बिखरी हुई दिखाई दी है। तो हम पहले मैच पे बात कर लेते हैं कि पहले मैच में साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस कैसी रही। श्रीलंका ने भी मैच फंसाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन लम्हात को देखते हैं कि जब क्रूशल मोमेंट के ऊपर साउथ अफ्रीका ने मैच अपने हाथ में किया। नाज़रीन श्रीलंका की जानिब से निशांका ने आज 71-72 स्कोर बनाए, लेकिन उनकी इनिंग्स भी काम ना आई। दूसरी जानिब हासारंगा ने हैट्रिक मुकम्मल की, जिस तरह पाकिस्तान ने जीत के हैट्रिक मुकम्मल की है, तो उन्होंने विकेट्स लेने की हैट्रिक मुकम्मल की, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंका के हाथों से मैच निकल गया। गलतियाँ कहाँ पे हुई, आमिर भाई की तरफ बढ़ते हैं। आमिर भाई, डेविड मिलर की परफॉर्मेंस फिनिशर के तौर पर कैसी देखते हैं? ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि इनके 2 छक्कों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छक्का रबाडा का था, जो उन्होंने 19वें ओवर में चमीरा के ख़िलाफ़ खेला। बड़ा ज़बरदस्त आगे गिरा गेंद, पीछे जाके उन्होंने लॉफ्ट किया उसको, मिड ऑफ के ऊपर फ्लैट छक्का गया। आई थिंक उससे इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई। और जो मैं समझता हूँ जो गलती कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स वो ये है कि आके क्लोज टू द स्टम्प्स आके गेंद को विकेटों में करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैट्समैन चाह भी रहा है विकेटों में गेंद आए, ताकि वो जो सेटअप करके खड़े होते हैं सीधा लंबा शॉट मारने के लिए। मेरा ख्याल है बॉलर्स को एंगल क्रिएट करने की ज़रूरत है। देखें, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बॉलर इधर से बॉल करेगा और इस तरह जा रहा है, तो मुझे ये वाला शॉट मारना मुश्किल है। सही, या मुझे ये भी जो मार रहा हूँ, तो अगर गेंद ज़्यादा एंगल हो जाता तो मैं बीट होऊंगा। सो अभी तक जो है मैं कोचेस की भरमार है, लेकिन जो फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम है और जिससे आपको फ़ायदा होगा वो नहीं समझाए जा रहे बॉलर्स को। आप श्रीलंका के बॉलर्स को देख लें, आके उन्होंने सीधे बॉल किए, बिल्कुल इस तरह तीर की तरह सीधे आ रहे हैं, तो बैट्समैन ने कहाँ छोड़ना है। नहीं, अगर आप पिच की कंडीशन देखें तो आइडियल कंडीशन थी श्रीलंका के लिए। उनके बॉलर से महारत दिखाई के रोके रखा और काफ़ी मैच को उस नहज पे ले गए कि जहाँ पे मैच फंसाया जा सकता था। लेकिन टेक्निकल गलतियाँ कहाँ पे हुई, टॉप ऑर्डर में हुई या फिनिशर? एक तो स्कोर नहीं किया ना इन्होंने। जिस वक्त श्रीलंका बैटिंग कर रहा था, पिच कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था
उसके बाद साउथ अफ्रीकन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो पेस के साथ बॉल कर रहे हैं और आपको पेस मिल रही है। लेकिन चूँकि एरी फेरी स्ट्रोक मार रहे थे शुरू में, हर गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से गेंद मिस हुआ है। और सारे बैट्समैन अगर इनका परसेंटेज मेरा ख्याल है हाईएस्ट होगा डॉट बॉल्स का, अगर ये डॉट बॉल्स को आधे को भी ये सिंगल्स में कन्वर्ट करते तो ये 15 स्कोर और किया होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। हसारंगा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने विकेटें हासिल की, उन्होंने इतना ढीला बॉल किया। अगर आप माकरम का डिसमिसल देखें, उन्होंने जो बॉल किया है वो समझ रहे थे ये पीछे गिरा हुआ है, गोगली था, उन्होंने इतनी ज़ोर से हिट मारने की कोशिश की है उस सिचुएशन में, क्योंकि उनको चौका चाहिए था, वो गेंद ही नहीं पहुंचा, बोल्ड हो गए। फिर उन्होंने और ज़्यादा ढीला बॉल किया, एक और विकेट उन्होंने हासिल की। सो जब स्पिनर्स जो है थोड़ा सा ढीला बॉल करेंगे, जो उस दिन हम लोग लटकाने वाली बात करते कि गेंद को हवा में थोड़ा लटकाएं, फिर बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। पेस मिली आखिरी ओवर्स में, बैट्समैनों को छक्के लगे, और वो जो एंगल नहीं था, गेंद सीधा सीधा आ रहा था, आपको आराम से हिटें मिल गई। सरफराज भाई से आप पूछें, ये भी एंगल लेफ्ट हैंड बैट्समैन को किया करते थे या राइट हैंड बैट्समैन को किया करते थे, आपको बताएंगे कि एंगल जहाँ पे स्विंग ना हो रहा हो, वहाँ पे जब तक बॉलर एंगल नहीं क्रिएट करेगा उसको मार पड़ेगी। ये आपको सही तरह एक्सप्लेन करेंगे। सरफराज भाई क्या राय रखते हैं तबरेज शम्सी की बॉलिंग के ऊपर? 2 कैच खुद पकड़े, 1 फील्डर ने पकड़ा, कैसी बॉलिंग आज तबरेज शम्सी की देखते हैं और हासारंगा की? देखें, अगर बेसिकली देखा जाए तो जो साउथ अफ्रीकन, दे आर नॉट गुड अगेंस्ट द स्पिन। ये हमेशा ही स्पिन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद फिर ये गुगली और ये लेग ब्रेक, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, और गेंद भी लो रह रहा है, तो उससे मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे, दे हैव नो क्लू। सरफराज भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ये बताएं कि एंगल क्रिएट करना फॉर फास्ट बॉलर इन पिचेस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, एक तो मिलर की जो बात आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मिलर तो इज नोन फॉर हिटर ऑन द लेग साइड, और वो उसने हमेशा मिड विकेट के ऊपर छक्के लगाए हैं। तो ये जो बॉलर था अपना श्रीलंकन, ही वाज बॉलिंग गुड लेंथ के ऊपर, जो स्लॉगिंग लेंथ है, तो मिडल और लेग पे गेंद कर रहा है, और जो स्लॉगिंग लेंथ विद इन द रीच ऑफ द बैट्समैन, तो उसने तो उसको छक्के मारने हैं। आमिर साहब ठीक कह रहे हैं कि एंगल बदलना चाहिए था, या राउंड द विकेट आके यॉर्कर मारता, उसने यॉर्कर कराया ही नहीं है। उसके बाद उसने एक शॉर्ट पिच किया है जिसके ऊपर वो सिंगल हुआ है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि बैट्समैन ने बड़ा अच्छा छक्के मारे हैं, और उसके बाद बॉलर ने उसी लेंथ पे कराता गया, तो आसानी से वो मैच जीते। हालांकि इतना आसान नहीं था उस वक्त मैच जीतना। जी आमिर भाई, जिस तरह आप देखें कि 15वीं ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर हासारंगा को विकेट मिला, फिर 17वें ओवर का आगाज़ हुआ, पहला विकेट, दूसरा विकेट, फिर तीसरे पे भी गए, उन्हें यही था कि शायद आउट हो गया रिव्यू पे। आप हासारंगा का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, कितनी बेहतरी देख रहे हैं? देखिए, लर्न कर रहा है बड़ी जल्दी। अगर आप उनके पहले मैचेस देखें या उससे पीछे भी चले जाएं, तेज़ बॉल करते थे, बॉल फ्लैटर इन दी है, क्विकर थ्रू दी है। अभी आप देखें ढीले गेंद करने आ गया उनको। अगर आप शम्सी और हासारंगा की सक्सेस की मेन रीज़न पूछें, इन्होंने गेंद को लूप दिया है, स्लो गेंद किया, जिसकी वजह से बैट्समैन हवा में डिसीव हुआ है। उसकी वजह से आपने देखा कॉटन बोल्ड हुए, हिट मारने की कोशिश की, टाइमिंग नहीं आ सकी, सीधा हाथ में कैच गए। सो स्पिनर का काम है, जितना वो गेंद को हवा में उंगलियां मार के फेंकेगा, लेग स्पिनर या फिंगर स्पिनर, उतना उनको जो है रिस्पॉन्ड करेगी पिच। सही। तो अभी जो पाकिस्तानी टीम को अपना फ्यूचर सेट करना है, गेम प्लानिंग सेट करनी है, तब्दीलियों की बात हो रही है कुछ प्लेयर्स को लेके। अगर मैं बॉलर्स पे आऊं तो जिन टीम्स के पास 5-5 बॉलर्स हैं, उनकी हिस्ट्री आपको भी वाकिफ़ है, जिसमें इंडिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, अफगानिस्तान ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, श्रीलंका ले लें, 5-5 बॉलर्स के साथ वो आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग लाइन आप देखें तो अगर वो तब्दीली हो गई तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़े? देखिए, आप इंडिया की जब बात कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके पास छठा बॉलर नहीं था अगेंस्ट पाकिस्तान, खुला मैच हार गए। अभी ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर लेके आया अपने पास, अगार को उन्होंने एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि जो आपको यहाँ पे
एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत है इन पिचेस के ऊपर, एक आधे को मार भी पड़ सकती है। उसके बाद अगर आप अफ़गानिस्तान को भी देखें, 2-3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, उनके पास छठी ऑप्शन नहीं, वो उसके इर्द गिर्द वो घूमते रहे, वो कप्तान इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सका, जिसकी वजह से आखिर में आके आसिफ अली ने छक्के मार के आपको मैच जितवा दिया। बाकी भी टीमें हैं जिनके पास छठा, इवन न्यूजीलैंड, उनके पास छठा बॉलर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया। सो पाकिस्तान के पास ये लग्जरी है, पाकिस्तान के पास 7 बॉलर हैं, 7 श्रीलंका, और यही एडवांटेज उनको है, साउथ अफ्रीका को भी है, उनके पास भी ऑप्शंस हैं, बॉलिंग ऑप्शंस। सो अगर हमने चेंजेस करनी है तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ, शोएब मलिक आपके लिए बॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने शोएब मलिक को अभी तक यूज़ किया? हफीज़ की बात हो रही है चेंज करने की, मैं समझता हूँ अगर उनको आपने ड्रॉप करना है तो उसका ना सोचें, आप उनको उनका नंबर कर दें। जिस तरह सरफराज भाई भी कह रहे थे कि आपको गेम चलाने वाला प्लेयर बाबर आजम के साथ चाहिए, जो थोड़ा सा अग्रेसिव होके स्कोर बोर्ड को थोड़ा एक आधा बड़ा ओवर हासिल करके करे। वो शोएब मलिक में एबिलिटी है, थोड़ा सा सेट होने के बाद छक्के मार लेते हैं। हफीज़ को फिनिशर के तौर पे अलॉन्ग विद उधर ले आए, क्योंकि बड़ी हिटें मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं, तो उनको वो वाली सिचुएशन दे दें। बॉलिंग का एडवांटेज है आपका हफीज़ के साथ, तो उसको ड्रॉप करने से पहले आपको सोचना होगा, कुछ आंसर्स लेने पड़ेंगे। मैं वैसे समझता हूँ इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें, आप एक चेंज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैंने एग्जांपल दी आपको, मैंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर अपने चेंज किए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आज भी उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया आगे जाके अगले मैचेस में अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करेगी। सो फिर आप जो है वो टूर्नामेंट को चेस करना शुरू कर देते हैं, अगर आप क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजन नहीं करते। सही। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं इन चेंजेस पे जो बात हो रही है, ये चेंज होना चाहिए या फिर जिस तरह आमिर भाई की राय है, आपको हिटर के तौर पे नीचे लाना चाहिए मोहम्मद हफीज़ को? और उसके साथ साथ कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि आसिफ अली को अगर आप 1 डाउन लाएं तो फिर नतीजा क्या होगा, ये भी बातें हो रही हैं। क्या समझते हैं कि आसिफ अली को फिनिशर ही रहना चाहिए, मोहम्मद हफीज़ को नीचे ले आएं, कोई ऐसी चेंजेस की ज़रूरत है या वो उसी गेम प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखें, आसिफ ने तो 2 मैचों में जहां बैटिंग की है वहां उसका नंबर सेट हुआ है, एंड ही इज ए हार्ड हिटर। तो अगर ऊपर लेके आएंगे तो हो सकता है वो फेल हो जाए। ऊपर तो आपके पास ये फखर जमान है ना नंबर 3 पे, तो 3 पे तो मेरा ख्याल उसकी जगह शायद नहीं बनती और वहीं पे उसको रखें। लेकिन ये जो आपका बैट्समैन है नंबर 4 पे जो आपका ये मोहम्मद हफीज का ये है कि ये आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसे ऊंची हिट मार देता है। दोनों मैचों में इससे ऐसी किया है, हालांकि उस वक्त इतनी जरूरत नहीं होती, सिंगल और 2 अगर आप करते जाएं तो 3-4-7-8 की एवरेज से 1-2 ओवर के बाद एक चौका लग जाता है। ऊंचा हिट आउट करने की रिस्क लेने की जरूरत क्या है? तो ये देखना होगा। आंदा जो 2 मैचेस हैं आपके बड़े आसान मैच लगते हैं, तो उसमें आप जैसे आइंदा 2 मैचेस में हमें क्या तब्दीलियां करनी है? एक बात करना चाहता हूँ, हफीज़ जो है सही पॉइंट आउट किया सरफराज भाई ने कि आउट ऑफ द ब्लू ये शॉट मार देता, नीडेड नहीं है। आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या पहला स्ट्रोक मारा छक्का, उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हफीज़ के साथ आप एक चीज़ एसोसिएट कर सकते हैं, वो आपको बड़े मैच में परफॉर्म करके देगा। उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, बड़े मैच में उसने किया हुआ है। सो अगर उनकी ये एबिलिटी है तो हमें सोचना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग हिम, हमें उनकी बॉलिंग का बहुत बॉलिंग का एडवांटेज है, उस पर ज़रा तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा तो ज़रूर देंगे इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के मैचेस पे हम तफसीलन बात करें और शायकीन क्रिकेट के सवाल और जवाब भी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जब हम कल के मैचेस की बात करेंगे और सवालों को शामिल करेंगे, तो उससे पहले आसिफ अली से मुताल्लिक एक सवाल मुझे आमिर भाई से करना है। आमिर भाई, पता नहीं आपने वो क्लिप देखा या नहीं देखा, आसिफ अली के छक्कों को लेकर सराय की कमेंट्री की गई है, जिसमें वो कहता है तू ही आखिरी है दिलबरा, तेरे बाद क़यामत है। अब आसिफ अली को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया पे इस वक्त धूम मची हुई है, अब अगली टीमें जिनके साथ हमारा मुकाबला, उन्होंने फोकस आसिफ अली पे किया होगा। आसिफ अली के हवाले से चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आसिफ अली को जो चीज़ करने की ज़रूरत है, आप देखें जब वो छक्का मार रहे हैं, एक तो वो बिल्कुल स्टंप्स के पास आ रहे हैं और फिर अपना थोड़ा सा वेट पीछे पुल करके तो लेवरेज दे रहे हैं अपने हाथों के लंबे हिट मारे।
ऊंचे हिट और लंबे। तो अब जब वेट पीछे जा रहा है तो ऑपोजिशन जो है, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको बॉल भी लगा था, बाउंसर ट्राई आउट करेंगे, और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एंगल करने की बॉल करेंगे, यहाँ पे बॉल नहीं करेंगे उनको। अब उन्होंने जो प्रैक्टिस करनी है, एक तो ये शॉट की पुल की, बल्ला तो उनको यहाँ पे ही होता है, वेट थोड़ा सा आगे रख के अगर गेंद उनको पीछे आता है तो इधर वाला भी छक्का जाएगा। उनको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर एंगुलर बॉल आता है तो फ्लिक शॉट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेज लेके आएगी। अभी से उनको जो है वो प्रैक्टिस जो है ना इन चीज़ों की करनी है, क्योंकि अब वो टारगेट होंगे, उनके खिलाफ एक प्लान बनेगा। अभी उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो ऑपोजिशंस को अट्रैक्ट नहीं किया हुआ था, अब फोकस आ गया उनके ऊपर। अब उनको वन स्टेप अहेड होना है ऑपोजिशन। परफॉर्मेंस उन्होंने दिखा दी, पाकिस्तान के लिए इन्फ्लुएंशियल हुए वो, उन्होंने आके छक्के छुक्के मार के, फिर बाकी टीमों के भी प्लेयरों ने छक्के मारे हुए। सो यू हैव टू बी रेडी कि क्रंच मैच अगर फिर ये सिचुएशन आएगी तो हो सकता है ये वाली स्ट्रैटेजी काम ना आए, कुछ और जो है उसकी करने की ज़रूरत पड़े। यानी हिकमत अमली कुछ तरतीब देने की ज़रूरत है और तब्दील करने की भी ज़रूरत है। वो तब्दील करेंगे तो अगले मैचेस में भी वो बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं अपने सवाल और जवाब के सेशन पर। देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट की जानिब से आज क्या सवाल भेजे गए हैं, तो फिर उन सवालों का जवाब आमिर भाई से लेते हैं। तो आइए मुलाहिजा करते हैं सवाल क्या। सुहेल साहब से सवाल है, क्या इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आपस में टकराएंगी? पाकिस्तान की टीम ये जीत का तसलसल यूं ही कायम रख पाएगी कि नहीं? पाकिस्तान ने अपनी जगह तो सेमीफाइनल्स में पक्की कर ली है, तो क्या उन्हें अगले मैचेस में कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है या नहीं? इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई सेटबैक देखने को नहीं मिला, क्या सिर्फ बड़ी टीमें ही सेमीफाइनल में जाएंगी? आमिर भाई, पहला सवाल, ये एक इंग्लिश प्लेयर की भी राय है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल वो देख रहे हैं। अब सवाल भी पहला ये कि क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम मद्दे मुकाबले आ पाएगी? देखिए, जिस तरह दोनों टीमें जो है अपने ग्रुप्स में टेबल के टॉप पे हैं, तो अब इनका आपस में मुकाबला होने के तो फिर काफ़ी कम चांसेस होंगे। सेमीफाइनल में तो नहीं हो सकता? सेमीफाइनल में नहीं हो सकता। सो देखिए, इंग्लैंड और मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड या इंडिया से आप कोई ओपोनेंट देखेंगे उनके खिलाफ आते हुए। सो अब डिपेंड करता है कि कौन सी पिचेस जो है प्रोवाइड होती है उस दौरान। देखिए, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो बहुत रेवेन्यू लेके आएगा और फिर फाइनल हो जाए, ठीक है, वो तो बारे न्यारे हो गया ना जो भी ब्रॉडकास्टर है, और आईसीसी के भी स्पॉन्सरशिप्स और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखना ये है कि किस तरफ जो है ध्यान है, क्योंकि आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ झुकाव खेल की तरफ है या झुकाव रेवेन्यू की तरफ? आज भी तो पिच देखे ना, ग्रीन टॉप मिल गई ना इंग्लैंड को, सही, कोई भी नहीं सोच सकता था। सो ये देखना है कि ट्रेंड क्या है, सही, किस तरफ जो है फ़ायदा ज़्यादा है। सो वो ये तो आगे चल के थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर होंगी चीज़ें। लेकिन तीन टीमें जो आपको जो नज़र आ रही हैं जिनके श्योर शॉट चांसेस हैं अभी तक, और चौथी टीम मैं समझता हूँ कि मैं साउथ अफ्रीका के कहता आ रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साइड है। तो ये टीमें जो हैं ये मद्दे मुकाबिल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा सवाल ये है कि अभी तक कोई सेटबैक नहीं देखा। सेटबैक वो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि नमीबिया की जानिब से कुछ परफॉर्मेंस आए, क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि बड़ी टीमें ही सिर्फ आगे जाएंगी। देखिए, सेटबैक तो हुआ है नमीबिया का सुपर 12 में आना, क्वालिफाइंग से। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को भी हराया है, फिर उन्होंने स्कॉटलैंड को भी हराया, उन्होंने अपसेट तो किया। कल अफ़गानिस्तान की टीम ने भी बड़ी जो है वो करेज दिखाई, बड़ा पाकिस्तान को जो है रन फॉर द मनी दिया, और आगे जाके भी ये टीमों को तंग करेंगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप ऑफ डेथ है, वो वाला नहीं है, उसमें फिर आपको अपॉर्चुनिटी है। देखिए, साउथ अफ्रीका पहला मैच हारी, अभी भी वो वहीं पे है, अभी भी उनका चांस है सेमीफाइनल क्वालिफाई करने का। आज ऑस्ट्रेलिया हार गई, उनका भी अभी चांस है, सिर्फ अभी इंग्लैंड क्लियर हुआ है। सो अभी भी उस राउंड में बड़े तगड़े मैचेस हैं। सो मज़ेदार क्रिकेट हो रही है, मज़ेदार क्रिकेट होगी। नाज़रीन, हमारा परसों का जो सवाल जवाब का सेगमेंट था उसके विनर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, असद अली। आप अपने सवालात जो हैं वो 92 न्यूज़ को भिजवाते रहें। ये असद अली हैं जिनका परसों का बेहतरीन सवाल था। आप इसी तरह सवाल भिजवाते रहें, आपके सवालों के जवाब इसी प्रोग्राम के इस सेगमेंट में दिए जाते रहेंगे, और बेहतरीन सवाल के इंतखाब वाले शख्स को गेंद आमिर सुहेल साहब के ऑटोग्राफ से उनको TCS करवाई जाएगी। आमिर भाई, एक सवाल ये पूछा गया, क्या पाकिस्तान अपनी जीत के तसलसल को बरकरार रख पाएगा? 3 बड़े मैचेस आपने जीते, 2 छोटे मैचेस हैं। एक और भी था चेंजेस की थे कि आपको चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने ये देखना है एक्स्ट्रा बॉलर अगर हम लोग खिलाते हैं, अगर हफीज़ को लेके बाहर जाते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर आप एक और अपने लिए खिलाते हैं,
तो किसको खिलाना है और कौन सी कंडीशन में किस तरह हमने उसको इस्तेमाल करना है, ये वाले मैच में आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। जो क्लोजर टू द सेमीफाइनल आएगा मैच, उसमें आप इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। आपने वही वाली टीम के साथ उतरना है जिसके साथ आपने सेमीफाइनल में जाना है, ताकि अगर चेंजेस के बाद दोबारा आप इकट्ठा करते हैं तो फिर टीम जो है वो दोबारा से मोमेंटम पकड़े। कल के मैच पे क्या कहेंगे? अफगानिस्तान नमीबिया, अफगानिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड। देखिए इंडिया का ज़्यादा चांस है उसमें, इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं ऑब्वियसली अफगानिस्तान। तो नाज़रीन फिर कल के मैचेस को खूब एंजॉय कीजिए। आज के लिए दीजिए मुझे और आमिर सुहेल साहब को इजाज़त। अल्लाह ने